चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। देवली उनियारा पर पार्टी का मंथन आज होगा। टोक पे दिन भर पार्टी नेताओं का जमावड़ा लगा रहेगा। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल भी इस बड़ी बैठक में शामिल होंगे। मदन राठौर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तो होंगे ही, साथ ही सह प्रभारी विजया राहटकर भी शामिल होंगे। मंत्री हीरालाल नागर, राजेंद्र राठौर भी बताया जा रहा है कि इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। उम्मीदवार चयन को लेकर भी कार्यकर्ताओं से चर्चा होगी। टिकट के दावेदारों से 1 to 1 बातचीत होगी, संवाद होगा। दौलत पारिक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दौलत, आज तमाम बड़े नेताओं का बीजेपी से जुड़े हुए टोक में जमावड़ा लगने वाला है। कितने बजे तमाम नेताओं की बैठक है, क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक में आज बीजेपी नेताओं का जमावड़ा है। बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। देवली उनियारा जो विधानसभा सीट है, उपचुनाव को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता कल से ही तैयारियों में जुटे हैं। नेताओं के दौरे कल लगातार हो रहे हैं और आज 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 4 सत्रों में अलग अलग स्तर के नेताओं के साथ बैठक होगी। कार्यकर्ताओं के साथ 1 to 1 किया जाएगा, जैसा कि दावेदार और प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा की जाएगी। इसमें बड़े नेता शामिल होंगे, जैसे राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी विजया राहटकर, जलदाय मंत्री जो स्थानीय है यहाँ के कन्हैयालाल चौधरी, जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर भी यहाँ पर बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ जो प्रदेश स्तर के और भी नेता है और भीलवाड़ा के सांसद जो है दामोदर अग्रवाल, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और दिन भर 4 सत्रों में अलग अलग विषयों पर बातचीत करके देवली उनियारा सीट जीतने पर मंथन किया जाएगा। दामोदर अग्रवाल कल से ही यहाँ पर है। हालांकि उनसे जब बातचीत हुई, उनका कहना कि बूथ जीतना बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है। ऐसे में बूथ स्तर पर किस तरह की रणनीति बनाने को लेकर पूरी बैठक में होने वाली है चर्चा, वो आज रणनीति पूरी ये देवली उनियारा सीट जीतने बिल्कुल दौलत, बूथ जीता चुनाव जीता, ये मंत्र बीजेपी का पुराना है और इसी पर फोकस खास तौर पर रहने वाला है। तमाम अपडेट्स देने के लिए दौलत शुक्रिया। आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर आग लग गई है। बिल्डिंग के छत पर संचालित रेस्टोरेंट में बताया जा रहा आग लगी है। 22 गोदाम मालवीय नगर स्टेशन से अब 5 दमकल टीमें पहुंची हैं। रेस्टोरेंट के साथ ही जो बने हुए कमरे थे वहां पर बताया जा रहा है कि लोग जो रह रहे थे उनमें हड़कंप मच गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है कि तांडव की रेस्टोरेंट है। एक बिल्डिंग का जो 4था माला है वहां पर आग लगी, रेस्टोरेंट में आग लगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रेस्टोरेंट के बगल में जो कमरे बने हुए थे, जो वहां पर लोग मौजूद थे, ऐसे में वहां पर हड़कंप मच गया। 5 दमकल की टीमें सूचना पाते ही पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद अब बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। डिडवाना से बड़ी खबर है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। मारोट के भेरू जी मंदिर के पास हादसा हुआ। बस के नीचे दबने से 2 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हुए हैं। बस का मेन पत्ता टूटने से अनियंत्रित हुई बस। घायलों का मारोट अस्पताल में इलाज चल रहा है। चित्तौड़ से खाटू श्याम जी जा रही थी बस, इस दौरान यह हादसा हो गया। हमारे साथ महेंद्र बिश्नोई इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ डिडवाना से जुड़ गए हैं। महेंद्र, हादसे की वजह क्या क्लियर हुई है अब तक? घायलों की स्थिति कैसी है? देखिए, ये गाड़ी है वो तेज रफ्तार होने के चलते गाड़ी का पत्ता टूटने की वजह से ये हादसा हुआ। ये शुरुआती तौर पर सामने आ रहा है और बस चित्तौड़गढ़ से नावा होते हुए खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थी। इस दौरान डीडवाना जिले में नावा तहसील के मारोट में ये पूरी दुर्घटना हुई है। बस पलटी मारने के कारण 20 के आसपास लोग घायल हुए हैं। 2 जने जो है यात्री दब गए थे, उनकी मौत हो गई। 18 जने घायल है, जिनमें से 6 घायलों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची है, स्थिति का जायजा लिया गया है। कुछ घायलों का मारोट के अस्पताल में इलाज चल रहा है और 6 घायल ऐसे जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया। ये सभी लोग चित्तौड़गढ़ से
खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे और डीडवाना जिले के नावा उपखंड क्षेत्र के मारोट में ये दुर्घटना हुई है। शुक्रिया महेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चे की स्थिति गंभीर है और इन सब के बीच में ये जो बस खाटू श्याम जा रही थी, इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। उदयपुर से बड़ी खबर है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज उदयपुर दौरे पर रहेंगी। सेक्टर 14 स्थित सेंट्रल जीएसटी भवन का लोकार्पण करेंगी। 11:30 बजे बताया जा रहा है लोकार्पण का कार्यक्रम होगा, जिसमें खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी रहेगी। 2 दिन का उनका ये दौरा रहेगा। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर है। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने वाली है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 3:30 बजे होने वाली इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी सहित केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में जम्मू कश्मीर में होने वाले पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने पर चर्चा होगी। खबर है कि बैठक में पहली सूची के नाम फाइनल किए जा सकते हैं। हालांकि इससे पहले सुबह 11 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच आतंकी हमलों का अलर्ट भी जारी है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने निशाने पर जम्मू के पुलिस स्टेशन और सुरक्षा बलों का काफिला है। खास तौर पर पुंछ, राजौरी, डोडा और कठुआ जैसे इलाकों में आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। जम्मू में आतंकी हमलों में इजाफे के चलते भारतीय सेना और पैरामिलिट्री की अतिरिक्त यूनिट तैनात कर दी गई है। जंगल फोरवेयर में माहिर असम राइफल्स की 2 यूनिट को भी मणिपुर से जम्मू भेजा जा रहा है। स्पेशल फोर्स के कमांडो की तैनाती भी पहले से की गई है। कुल मिलाकर चुनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और सीएम के केजरीवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई केस में केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। 14 अगस्त को सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। बड़ी बात है कि केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आज एक बार फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि इससे पहले ईडी केस में केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई केस में केजरीवाल अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है। उधर पहलवान विनेश फोगाट ने यौन उत्पीड़न केस में दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है और 3 महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाने का आरोप लगाया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने विनेश के आरोपों पर पलटवार किया। कहा कि महिला पहलवानों की सुरक्षा वापस लेने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। अगर सुरक्षाकर्मी देर से पहुंचे होंगे तो उसकी जांच होगी। तो इस मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट ने अगले आदेश तक महिला पहलवानों की सुरक्षा बरकरार रखने का आदेश दिया। कोलकाता रेप और मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि सीबीआई को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर्स के पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने की परमिशन कोर्ट से मिल गई है। सीबीआई ने गुरुवार को कोलकाता के सियालदे कोर्ट से इसकी परमिशन मांगी थी। कोर्ट ने सीबीआई की अपील पर पॉलीग्राफी टेस्ट करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि कोलकाता में डॉक्टर रेप मामले में सीबीआई लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही है, लेकिन सीबीआई को शक है कि संदीप घोष सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीबीआई को 49 जूनियर डॉक्टर्स पर भी शक है, जिन्होंने रात को पीड़िता के साथ खाना खाया था। तो कोलकाता रेप और मर्डर केस में अब 5 और लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है, लेकिन अब तक की जांच में सीबीआई को क्या हाथ लगा है, आरोपी संजय राय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या बताया है, आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या है कोलकाता कांड का पूरा सच? 8 अगस्त की रात अस्पताल में क्या हुआ? अब तक सीबीआई की जांच में क्या सामने आया? क्या संदीप घोष ने सीबीआई को गुमराह किया? लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलने वाला है।
कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय के बाद अब अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल और 4 ट्रेनी डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत दे दी है। सीबीआई को शक है कि संदीप घोष को छिपाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए सीबीआई अब संदीप घोष और वो 4 डॉक्टर जिन्होंने पीड़िता के साथ कत्ल की रात डिनर किया था, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने वाली है। वारदात का सच बाहर आना बेहद जरूरी है और सीबीआई को लगता है कि उसकी पूछताछ में ये किरदार सच नहीं बता रहे या कुछ सच छिपा रहे हैं। इसीलिए सीबीआई ने तय किया है कि इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना जरूरी है। यानी इतना तो साफ हो गया कि पिछले 7 दिनों की पूछताछ में संदीप घोष ने सीबीआई को जो बयान दिए वो सीबीआई के गले नहीं उतर रहे हैं। दूसरी तरफ सीबीआई के लिए वो 4 डॉक्टर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने ही संजय रॉय के अलावा पीड़िता को उस रात जिंदा देखा था। इसके पहले सीबीआई मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा चुकी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के दौरान संजय रॉय से उसकी निजी जिंदगी को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल किए, जिसमें संजय रॉय की 1 से अधिक शादियों को लेकर उससे सवाल पूछे गए थे। उसके मोबाइल फोन से मिले हिंसक पॉर्न वीडियो को लेकर भी सवाल पूछे गए। इस टेस्ट के दौरान एक्सपर्ट को ये लगा कि संजय हाइपर सेक्सुअलिटी यानी कि अति कामुकता से ग्रसित है। संजय रॉय ने इस टेस्ट के दौरान ये भी बताया कि वो अक्सर रेड लाइट एरिया जाया करता था। हालांकि वारदात के दिन क्या वो रेड लाइट एरिया गया था, जिसको लेकर उसने गुमराह करने वाला जवाब दिया। संजय रॉय ने कबूल किया कि उसने वारदात के दिन शराब पीकर पॉर्न वीडियो देखे थे। हालांकि अब सीबीआई अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल और 4 जूनियर डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने वाली है। सीबीआई को उम्मीद है कि इससे केस से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। हिंडौन सिटी में करीब 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बाजारों में 2 से 3 फीट पानी भर गया है। आने और जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। दुकानों में पानी भरने से व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। हिंडौन सिटी में फिर बने बाढ़ के हालात। 2 घंटे की बारिश ने किया पानी पानी। सड़कें बनी तालाब, आना जाना हुआ मुहाल। जगह जगह जलभराव की ये तस्वीरें हिंडौन सिटी की हैं, जहां 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच जो बारिश हुई थी, उस पानी की निकासी अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई थी कि एक बार फिर बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते दुकानें बंद हैं और लोग परेशान। वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश के चलते हिंडौन के पाठक पाड़ा में प्राचीन जर्जर भवन का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। गनीमत ये रही कि आसपास कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। रात में बारिश थमने से कुछ इलाकों में पानी की निकासी हुई, लेकिन अब भी कटरा, सराफा बाजार समेत कई गलियों में पानी भरा है। दुकानों में फिर से पानी जाने के चलते व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं बारिश के बाद ट्रांसफार्मर के पानी में डूब जाने से बिजली पर भी असर पड़ा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे पहले आई बारिश के चलते दुकानें 10 से 12 दिन बंद रही। जैसे ही स्थिति में सुधार आया, बारिश ने हालात और खराब कर दिए। लोगों का आरोप है कि पानी निकासी की व्यवस्था न होने के चलते हालात इतने खराब हुए हैं। आरोप है कि हाई कोर्ट के निर्देश पर 17 करोड़ की लागत से जिस नाले का पटाव किया गया था, उसके पानी के लेवल के देखे बिना ही उस पर पक्का निर्माण कर दिया गया और आरसीसी छत डाल दी गई, जिस कारण नाले से जल निकासी नहीं हो पा रही है और नाले के अंदर जमा कचरे को भी साफ नहीं किया जा रहा। बहरहाल हिंडौन में हालात अच्छे नहीं हैं। अब देखना होगा कि जमा पानी की निकासी के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है। करौली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
जन्माष्टमी का पर्व सोमवार को भक्ति भाव और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। वर्षों बाद ऐसा मौका होगा कि जब स्मार्त और वैष्णव मत के धर्मावलंबी एक दिन कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। इस बार जन्माष्टमी कई मायनों में खास होगी। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय बने कई योग भी जन्माष्टमी पर रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। 26 अगस्त को मनेगा जन्माष्टमी का त्योहार। कान्हा ला रहे आशा और विश्वास का उपहार। घर घर जलेंगे दीप, चारों तरफ फैलेगा उजियारा। जागेगी हर दिशा, जागेगा जग सारा। दुख भंजन करुणा निधान श्री कृष्ण आ रहे हैं। उनके पदचाप की आहट से दुख और कलेश आहत हैं। प्रसन्नता मुस्कुरा रही है, खुशियां खिलखिला रही हैं। ज्योतिषाचार्य दिनेश शास्त्री के मुताबिक इस बार जन्माष्टमी पर बेहद शुभ संयोग बन रहा है। द्वापर में इसी योग में हुआ था श्री कृष्ण का जन्म। इस बार जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार के बने शुभ योग में व्रत रखने से भक्तों को व्रत का 4 गुना अधिक फल मिलने वाला है। श्रीमद् भागवत, गर्ग संहिता, मार्कंडेय पुराण इत्यादि में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जो समय शास्त्र में वर्णित है वह है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि। इस समय कुछ मंदिरों में रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म मना दिया जाता है, लेकिन शास्त्र कहता है भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ है। इस बार भी 26 अगस्त को यह मध्य रात्रि 12:28 पे आ रही है, इसलिए भगवान का जन्म 12:28 पे मनाना चाहिए। अब कान्हा के पूजा अर्चन की विधि समझ लीजिए। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा भगवान लड्डू गोपाल के रूप में की जाती है। एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं और लड्डू गोपाल को स्थापित करें। पूजा की थाली में जल, कुमकुम, चंदन, धूप, आरती का दीपक और फूल रखें। भोग की थाली तैयार करें। भोग में पंचामृत, पंजीरी, नारियल की मिठाई, फल या इच्छानुसार कोई भी भोग रखें। श्री कृष्ण के जन्म के बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद, शर्करा से स्नान कराएं। गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। लड्डू गोपाल को माथे पर चंदन लगाएं और नए वस्त्र धारण कराएं। मुकुट और बांसुरी लगाकर आरती करें। जन्माष्टमी पर इस श्लोक का पाठ करें। वसुदेव सूतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जन्माष्टमी पर्व को मनाने के लिए अगर घर में भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा मतलब लड्डू गोपाल भगवान की प्रतिमाएं आपके पास हो तो उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। जो बालक को पदार्थ चुभे नहीं, दूध, दही इत्यादि पदार्थों से लड्डू गोपाल भगवान का अभिषेक आदि करके उनको नए वस्त्र धारण कराने चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए, मुरली धारण करानी चाहिए, मुकुट धारण कराना चाहिए, मोर पंख धारण कराना चाहिए। जो जो वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण को शास्त्र में प्रिय बताइए उन सभी वस्तुओं को भगवान लड्डू गोपाल के समर्पित करना चाहिए। भक्तों में अपने उल्लास को बांटने के लिए प्रसाद वितरण करना चाहिए, पंजीरी का प्रसाद लगाना चाहिए। 12 बजे तक अभिषेक आदि संपूर्ण निवृत्त करके भगवान की स्तुति मध्य रात्रि में बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रकट होते देवता भी स्तुति करते हैं। अतः जब भगवान का जन्म मध्य रात्रि में हो जाए तो भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान के श्लोक बोलने चाहिए, वसुदेव देवकी के पुत्र को प्रणाम करना चाहिए, श्लोक बोलना चाहिए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इस बार संयोग ऐसा बन रहा है कि साधु, सन्यासी और गृहस्थ सभी एक ही दिन भगवान कृष्ण की उपासना कर पाएंगे। मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और जन्मोत्सव मनाने वाले श्रद्धालुओं के 3 जन्मों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट।
भारतीय सेना के एक जवान के साथ ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बैंक का कर्मचारी बनकर उनके 2 अकाउंट में हैक किया है और उसमें से करीब 13 लाख रुपए निकाल लिए। ये पैसे जवान ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करके रखे थे। अपने साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर सेना के जवान ने महामंदिर पुलिस थाने में जाकर केस दर्ज कराया। जवान की रिपोर्ट पर पुलिस ने साइबर टीम की मदद से अब कार्रवाई भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। आर्मी जवान से धोखाधड़ी, अकाउंट से 13 लाख की ठगी, बैंक पहुंचा तो खाता मिला खाली। शादी ठग ने आर्मी जवान को भी नहीं बख्शा। जवान के बैंक अकाउंट हैक कर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया। जवान के बैंक अकाउंट में जमा 12,91,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिए। जवान ने बताया कि उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए सेविंग थे और बाकी सैलरी के जमा थे। उन्हें अकाउंट से 10 लाख रुपए निकालने थे। इसकी जानकारी लेने के लिए उन्होंने गूगल से SBI कस्टमर केयर पर नंबर पर कॉल किए। उस नंबर पर कॉल करने पर अभिषेक नाम के युवक ने उनका कॉल उठाया और पैसे निकालने के लिए उन्हें एक लिंक दिया और 20 अगस्त को बैंक से आकर पैसे ले जाने के लिए कहा। हाँ नमस्कार, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ खास चीज़ें। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके मोबाइल पे कभी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो कई बार हम क्या करते हैं कि गूगल से हमें नंबर निकालना होता है और नंबर निकाल के हम डायरेक्टली कस्टमर केयर को फ़ोन कर देते हैं और वहाँ से हमारे पास ठगी हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी गूगल से नंबर निकालें तो याद रहे कि वो नंबर ऑथराइज वेबसाइट पे वही नंबर हो जो कि गूगल पे। ऑथराइज वेबसाइट मतलब जैसे कि आपको किसी बैंक का नंबर निकालना है, किसी का भी नंबर निकालना है तो आप गूगल से निकाल रहे हैं तो डायरेक्टली एक चीज़ ध्यान रखें कि पहले उस बैंक की वेबसाइट पे खोल के जाएं और उस वेबसाइट पे एक ऑप्शन होता है कॉन्टैक्ट अस के नाम से, उस कॉन्टैक्ट अस पे जाएं, वहाँ जाके देखें उस नंबर को मैच करें। अगर वही नंबर है तो मिलाएं, नहीं तो गूगल पे दिए हुए नंबरों को डायल करने से बचें क्योंकि वहाँ पे आजकल कोई भी नंबर डालता है जो कि आधे से ज्यादा फर्जी होता है। जवान ने बताया कि 20 अगस्त को रातानाडा स्थित SBI बैंक गया था। 10 लाख रुपए निकालने के लिए आवेदन किया, तब पता चला कि उनके खाते में एक भी रुपया नहीं है। अपने साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर सेना के जवान ने महामंदिर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। जवान की रिपोर्ट पर पुलिस ने साइबर टीम की मदद से कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि विदेश क्षेत्र में रहने वाले राजेंद्र सिंह जो कि सेना के सूबेदार है, उन्होंने अपनी बच्ची के विवाह के लिए ये पैसा एकत्रित किया हुआ था और उनकी गलती इतनी सी रही कि उन्होंने अपने बैंक का नंबर जो है गूगल पर सर्च किया। इसके बाद वे साइबर ठग के झांसे में आ गए और अपनी जमा पूंजी गंवा बैठे। आपके पास अगर किसी का मैसेज आया है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हम भेज रहे हैं और इतना पैसा भेज दिया है तो हमेशा ध्यान रखें कि वो जो मैसेज आया है वो आपके बैंक से हो, जहां आपका अकाउंट है उसी बैंक से हो, वो आप निश्चित करें। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि आपको कोई भी एक नंबर से मैसेज करेगा और आपको लगेगा कि वो बैंक से आया, तो हमेशा जब भी ऐसा मैसेज आ जाए तो देखें कि वो मैसेज आपको बैंक के द्वारा आया हुआ है या फिर किसी नंबर से आया है। अगर किसी नंबर से आया है तो समझ लें कि वो फ्रॉड है, क्योंकि बैंक कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन का मैसेज किसी भी नंबर से नहीं करती है, उसका एक अलग से नंबर होता है जिस नंबर से वो करते हैं। इसलिए कभी भी नंबर द्वारा, जैसे कि कोई मोबाइल नंबर 964 एग्जैक्टली जो भी नंबर हो उस नंबर से आए तो उन नंबरों से आप हमेशा बचें क्योंकि वो फ्रॉड हो सकते हैं। जब भी आप कभी गूगल पर किसी भी बैंक के कस्टमर केयर का नंबर सर्च करते हैं तो कोशिश करें कि सर्च लिस्ट में सबसे पहले आने वाले नंबर को अनदेखा करें। साइबर एक्सपर्ट की माने तो जालसाज करने वाले कुछ इस तरीके से गूगल पर सेटिंग रखते हैं कि उनका नंबर सबसे पहले दिखाई देता है और लोग वहीं से ठगी का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल इस मामले में महामंदिर थाना पुलिस, साइबर क्राइम थाना पुलिस फौजी से ठगी की गई रकम को होल्ड करवाने की कोशिश में जुटी है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर महामंदिर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है और साइबर थाना पुलिस इस पूरी रकम को होल्ड करवाने की कवायद में लगी हुई है। अब देखने वाली बात है कि राजेंद्र सिंह के पैसे को साइबर थाना पुलिस
होल्ड करवाकर रोक पाती है, या जो शातिर साइबर क्राइम करने वाला अभिषेक शर्मा है